नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। आज की वीडियो में हम MHD 24 के यूनिट नंबर 2 के बारे में जानेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 में हम रीति काव्य संबंधी विविध दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में रीति काल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक का निर्धारित किया। इसे ईसवी सन में परिवर्तित करने पर यह समय लगभग 1643 से 1843 ईस्वी तक ठहरता है। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रस्तावना में जो है रीतिकाल के समय के बारे में बताया गया है। इसमें हमें बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में तो सभी जानते हैं। इन्होंने अपनी एक इतिहास संबंधी पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय बताया वो बताया 1700 से 1900 तक का। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने जो समय बताया वो समय इन्होंने संवत में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने रीतिकाल का समय दिया संवत 1700 से संवत 1900 तक का। और अगर हम इसे आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें, यानी कि ईसवी सन के हिसाब से, तो ईसवी सन के हिसाब से जो इसका समय आएगा वो आ जाएगा 1643 से 1843 ईस्वी तक का। यानी कि लगभग हमें देखें तो ये जो समय है ये 200 वर्षों का इसमें जो है काल आ जाता है, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। आगे देखें, अर्थात लगभग 200 वर्षों का काल हिंदी में रीतिकाल का माना जा रहा है। इस काल में काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथ लिखे गए। इन लक्षण ग्रंथों के उदाहरण के रूप में काव्य रचनाएं की जाती रही। शुक्ल जी के अनुसार कृपाराम ने संवत 1598 में थोड़ा बहुत रस निरूपण कर रखा था। इसके पश्चात काव्य रीति का सम्यक समावेश आचार्य केशव ने किया। हालांकि उनका काल जो है वो भक्ति काल के भीतर आता है, फिर भी हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का जो प्रवाह है वो हमें केशव की कवि प्रिया में प्रायः 50 वर्ष पीछे जाने पर हमें दिखाई देता है। और इसका श्रेय जो है शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी को देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताया कि रीतिकाल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि रीतिकाल में हमें लक्षण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि लक्षण ग्रंथ होते क्या हैं। अगर मैं आपको इजी शब्दों में बताऊं तो कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसमें कविता लिखने के नियम बताए जाते हैं और व्याकरण बताए जाती है। जैसे उसमें रस, अलंकार, छंद, इन सब के बारे में हमें समझाया जाता है। और फिर क्या करते हैं, फिर जो इसमें नियम दिए होते हैं उन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं। तो ऐसे ग्रंथ को कहते हैं रीति ग्रंथ। आगे इसमें बताया कि अब रीतिकाल की जो है शुरुआत किससे मानी जाए, इसमें अलग अलग विवाद है। सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि सबसे पहले जो है कृपाराम, जिसका समय जो है संवत 1598 ईस्वी है, इन्होंने रस के बारे में लिखना शुरू किया था। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो रीति या कहे नियम, इनकी जो कविता की जो पूरी परंपरा है जो चली, उसका श्रेय हम केशवदास को देते हैं। हालांकि केशवदास जी जो है इनका समय भक्ति काल में आता है, फिर भी अगर देखा जाए तो रीतिकाल की जो नींव है वो केशवदास ने रखी। इसके बाद बताते हैं कि केशवदास ने शुरुआत तो की, लेकिन उनके तुरंत बाद जो है वैसी परंपरा लगातार हमें देखने को नहीं मिली थी। तो केशव ने एक बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी जिसका नाम था कवि प्रिया। कवि प्रिया के लगभग 50 वर्ष बाद एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ जिसमें रीति काल की जो है परंपरा लगातार चलने लगी। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो परंपरा बिना रुके लगातार चलती जा रही थी रीति काव्य की, उसका जो असली श्रेय है वो इन्होंने दिया चिंतामणि त्रिपाठी को। तो यहाँ पे हमने जो है रीतिकाल की जो अखंड परंपरा है उसका समय क्या था, उसकी शुरुआत किससे हुई, इनके बारे में जाना। आगे देखते हैं। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने लक्षित किया है कि भक्ति काव्य का कवि अपनी कुटिया में रहता था और हमेशा सामान्य जनता के सुख दुख से जुड़ा हुआ था। रीतिकाल में कवि का जो निवास स्थान था वो बदल गया। अब वह राजदरबार में रहने लगा। इससे उनकी कविता की विषय वस्तु और शैली में परिवर्तन हुआ। इस काल की कविता को समझने के लिए इस तथ्य को ध्यान रखना आवश्यक है। अब यहाँ पे बताया कि ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा अंतर देखा भक्ति काल और रीतिकाल में। इन्होंने बताया कि भक्ति काल के जो कवि थे वो बहुत सादगी से जीवन जीते थे और अपना जीवन वो कुटिया में व्यतीत करते थे और उनका जो सरोकार था वो आम लोगों से होता था। और वो भक्ति काल के कवि जो थे वो जनता के सुख दुख की बातों को अपनी कविताओं में लिखा करते थे। पर यहीं पर जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो जब जैसे ही रीतिकाल आया इन कवियों का जो रहने का ठिकाना था वो बदल गया।
रीतिकाल का जो कवि था वो उसने कुटिया छोड़ दी और अब वो कुटिया की जगह जो है राजाओं के राज दरबार में जाकर रहने लगा। और ये बहुत जाहिर सी बात है कि जब कोई कवि अगर किसी भी दरबार में रहेगा तो उसकी जो कविता है, उसके कविता के विषय और कविता लिखने का तरीका, ये दोनों बदल जाएगा। और अब उनकी कविता में जो है आम जनता का बोलबाला नहीं था, बल्कि उसमें राजाओं को खुश करने के लिए और राजाओं के मनोरंजन के लिए जो विषय होते थे उन विषयों से रिलेटेड कविताएं लिखी जाती थी। और रीतिकाल की किसी भी कविता को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि रीतिकाल की जो कविताएं होती थी वो एक दरबारी संस्कृति की कविता है। तो यहाँ पे हमने जाना इसकी प्रस्तावना के बारे में। आगे देखते हैं। आगे है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ। प्रस्तावना हमारी खत्म हो गई, अब हम इसमें देखते हैं। रीति काव्य को समझने का सबसे प्राथमिक प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से हुआ। इससे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी। इससे विशाल रीति साहित्य हमारे सामने आया। अब यहाँ पे हमने पहले तो जान लिया कि रीति काव्य की शुरुआत कैसे हुई। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखना जो शुरू हुआ, ये सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने क्या किया, पुरानी जो पांडुलिपियाँ थी उनकी खोज की, उनकी रिपोर्ट्स बनाई और उनसे इन्होंने क्या किया, रीति काव्य का जो खजाना था वो कितना बड़ा और कितना विशाल था इसके बारे में जाना। आगे देखें। इसके साथ भारत में मुद्रण का व्यवसाय शुरू हो चुका था। इससे अधिकांश रीति ग्रंथ मुद्रित रूप में आने लगे। इन सब नव उपलब्ध सामग्री को मिश्र बंधुओं ने अपने विशाल ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ को शुक्ल जी विशाल कविवृत्त संग्रह की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पे हमें जानना है कि इसी समय, जिस समय रीतिकाल चल रहा था, भारत में जो है छिपाई यानी कि प्रिंटिंग, इसका काम जो है शुरू हो गया था। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रीतिकाल के जो ग्रंथ थे, अगर हम देखे जाए तो पहले सिर्फ हाथों से लिखे जा रहे थे, लेकिन अब वो किताबों के रूप में छपने लगे। और इन सारी जानकारी को इकट्ठा करके मिश्र बंधुओं ने, जैसे रामचंद्र शुक्ल एक इतिहासकार हैं, ऐसे मिश्र बंधु भी है, तो इन्हीं सभी जानकारी को इकट्ठा किया मिश्र बंधुओं ने और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इसके बारे में बताया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मिश्र बंधु विनोद को भारी भरकम ग्रंथ कहते हैं और वो इसको विशाल कविवृत्त संग्रह कहते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथ में जो है बहुत सारे कवियों का हमें विवरण देखने को मिलता है। आगे देखें। इस ग्रंथ से सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिसका समय बताया गया 1910 नामक पुस्तक लिखी। यहाँ से रीति काल के अध्ययन की विधिवत शुरुआत हुई। मिश्र बंधुओं के लेखन से पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रारंभ हो चुका था। इन प्रारंभिक इतिहास लेखकों ने रीति काव्य पर अपनी टिप्पणियां लिखी। रीति काव्य को जानने समझने के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इन इतिहास ग्रंथों को जान लेना उपयोगी रहेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मिश्र बंधु है, इन्होंने 1910 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदी नवरत्न। और अगर हम देखें तो असल में यहीं से हमें रीति काव्य को ढंग से पढ़ने और समझने की शुरुआत देखने को मिलती है। ये एक अलग बात है कि इससे पहले भी कुछ लोगों ने जो है अपने इतिहास लिखने की जब कोशिश की थी और बहुत सारी टिप्पणियाँ इससे पहले भी इन्होंने दी है, लेकिन रीति काव्य को अगर हम बहुत गहराई से जानें तो हम ये पाएंगे कि रीति काव्य को गहराई से जानने के लिए जो सबसे शुरुआती इतिहास ग्रंथ है वो मिश्र बंधु विनोद का माना जाता है। आगे देखते हैं। अब कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें ये सब जानने को मिलता है। एक तो हमने मिश्र बंधुओं का जाना, अब आगे दूसरा है शिव सिंह सरोज का। इसमें बताया गया है कि रीति काव्य के मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे पहला ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जिसका जो प्रथम संस्करण आया वो आया 1878 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण आया 1883 ईस्वी में, ये माना जाता है। हालांकि यह विशाल ग्रंथ सूचनात्मक है, आलोचनात्मक नहीं। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम रीति काव्य को समझने की कोशिश करें तो जो सबसे पहली महत्वपूर्ण किताब हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने करी है। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। इसका हमें यहाँ पे समय बता दिया कब आया, 2 भाग आए थे। पहला भाग आया 1878 में और दूसरा भाग आया 1883 में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ग्रंथ है ये सूचनात्मक ग्रंथ है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें कवियों के बारे में जानकारी तो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन उनकी कविताओं को अगर हमें गहराई से देखना हो या आलोचना की परख करनी हो तो इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। आगे देखें। इसमें आए हुए कवि परिचय में रीति काल के कवियों की प्रशंसा की गई है। इसमें भक्ति काल के कवियों का भी परिचय दिया हुआ है, परंतु भक्त कवि रीतिकालीन कवियों के साथ घुले मिले आते हैं। अब इस
किताब की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें कवियों की सिर्फ तारीफ नहीं की गई, साथ ही साथ क्या किया गया, इसमें एक बहुत बड़ी एक कमी भी है। इसकी कमी ये थी कि इसमें लेखक ने भक्ति काल और रीति काल के कवियों को अलग अलग नहीं रखा, उन्होंने सबको एक साथ मिलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी पाठक को एक साफ पता नहीं चल पाता कि कौन सा कवि भक्त कवि है और कौन सा रीतिकाल का कवि है, तो ये इस ग्रंथ की एक कमी भी है। आगे देखें, भक्ति काव्य अलग प्रकार का है और रीति काव्य अलग प्रकार का है। यह चेतना शिव सिंह सरोज में नहीं मिली। भक्तिकालीन कवि श्रेष्ठ है, यह चेतना हिंदी में रामचंद्र शुक्ल के बाद पनपी। यह अवश्य है कि मिश्र बंधुओं के काल में भक्ति बनाम रीति की बहस का बीजारोपण हो गया था। अब यहाँ हमें बताया गया है कि उस समय तक जो विद्वान हैं उनकी सोच विकसित नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया, भक्ति काव्य और रीति काव्य बिल्कुल अलग अलग चीज़ें आई, पर इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। ये समझ बाद में आई जब रामचंद्र शुक्ल इतिहास लेखन में आए। तो रामचंद्र शुक्ल के आने पर भक्ति काल के कवि ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मिश्र बंधुओं के समय तक आते आते ये बहस जो है वो शुरू हो गई थी कि कौन सा काल ज़्यादा बेहतर है, भक्ति या रीति। आगे देखें, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की भूमिका में केशव दास का महत्व प्रतिपादित कर दिया था। केशव दास ने कवि प्रिया लिखकर सब संस्कृत काव्य पंडितों को इस बात पर आरूढ़ कर दिया था कि वह सब संस्कृत को छोड़ भाषा काव्य करने लगे। शिव सिंह सरोज, पृष्ठ संख्या 8, ये पंक्तियां यहाँ से ली गई है। इस तरह सरोजकार ने रीति काल के उदय का श्रेय केशव दास को ही दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 710 पर इन दोहों को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने सूर और तुलसी के बाद केशव का महत्व दिया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि शिव सिंह सरोज के लेखक जो थे शिव सिंह सेंगर, उन्होंने क्या किया, आचार्य केशव दास को बहुत बड़ा स्थान दिया। इनका मानना था कि जब केशव दास ने अपनी प्रसिद्ध रचना लिखी जिसका नाम था कवि प्रिया, तो उसका जो असर था वो इतना गहरा हुआ कि जो विद्वान सिर्फ कठिन संस्कृत में लिखते थे वह अब उसे छोड़कर भाषा काव्य यानी कि जो लोक भाषा थी उस समय जैसे ब्रज और अवधि चल रही थी उसमें कविता करने लगे। इसीलिए सरोजकार यानी कि शिव सिंह सेंगर, इन्होंने रीति काल को शुरू करने का जो असली क्रेडिट है वो केशव दास को दिया। आगे इन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 710 पर कुछ दोहे भी लिखे हैं। ये जो दोहा है ये हमें ये बताता है कि हिंदी साहित्य के जो आसमान में हमें सूरदास और तुलसीदास के ठीक बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो केशव दास का आता है। अब ये दोहा पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। कविता करता तीनी है, तुलसी केशव सूर, कविता खेती इन लुनी, सीला बिनत मजूर। अब यहाँ पे बताया गया है कि कविता करने वाले मुख्य जो है वो 3 लोग हैं। पहले इन्होंने बताया तुलसी, दूसरा बताया इन्होंने केशव और तीसरा बताया इन्होंने सूर। इन्होंने कविता की फसल को जो है वो काट दिया यानी कि सब कुछ लिख दिया इन्होंने। बाकी कवि जो थे उन्होंने तो बस क्या किया, इनके छोड़े हुए दानों को बीनने और मजदूर की तरह काम करने का कार्य किया। नेक्स्ट पंक्ति देखें, तुलसी रवि सूरज शशि उद्गण केशवदास सबके कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। इसमें हमें बताया गया है कि तुलसीदास जो है वो सूर्य के समान है और यहीं पे इन्होंने सूरदास को चंद्रमा के समान बता दिया और कहा कि जो केशवदास है वो उद्गण यानी कि तारों के समान चमकते हैं। और इनके अलावा आज के जो कवि हैं वे जो है वो जुगनू, खद्योत का मतलब होता है जुगनू, तो वो जुगनू की तरह है जो कि यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत उजाला फैलाते हैं, लेकिन जो मेन है वो इन्होंने बताया तुलसीदास, केशवदास और सूरदास। आगे देखें, आगे यहाँ पे इन्होंने सेकंड ग्रंथ बताया जिसका नाम है इस्तवार दलाल लितलेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। रीति काव्य के प्रति यही भाव गारसा दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ जिसका प्रथम संस्करण जो है 2 भागों में आया 1839 में और 1847 में और दूसरा संस्करण आया 1871 में, इसमें हमें देखने को मिलता है। उन्होंने भी केशव, देव, बिहारी आदि इन सभी रीतिकालीन कवियों को अन्य कवियों के साथ ही प्रस्तुत कर दिया, जिससे रीति काव्य की अपनी विशिष्टता का कोई बोध नहीं होता। वह कवि हो चुके हैं और अच्छे कवि हैं। यही बात तासी सभी कवियों के बारे में कहते हैं। हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित किया। तासी की दृष्टि सांप्रदायिक थी, वह हिंदू और मुस्लिम कवियों और लेखकों के भेद पर जोर देते हैं, इसीलिए परिचय के अलावा उनमें साहित्यिक विवेक बहुत कम था। इस ग्रंथ में रीतिकाल के कवियों को अलग से पहचाना नहीं जा सकता। अब यहाँ पे हमें एक तीसरे ग्रंथ के बारे में जानने को मिला।
गारसा दतासी का ग्रंथ जिसका नाम था इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है इसी को माना जाता है। इसमें हमें बताया कि इस ग्रंथ के 2 संस्करण आए। पहले संस्करण में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए और दूसरे में एक और भाग प्रकाशित हुआ। तासी यानी कि गारसा दतासी, इन्होंने वही गलती की जो पहले के लेखकों ने की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केशव, देव और बिहारी इन कवियों को, रीतिकाल के बड़े कवियों को बाकी कवियों के साथ जो है इन्होंने मिला दिया और इन्होंने रीतिकाल को एक अलग कांडखंड के रूप में नहीं पहचाना था। तासी का जो ग्रंथ था इसको पढ़कर ये नहीं पता चल पाता हमें कि रीति काव्य की अपनी क्या खासियत थी। वह बस इतना कह देते थे कि ये कवि अच्छे हैं लेकिन इनकी साहित्यिक गहराई पर बात नहीं करते थे। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि गारसा दतासी के ग्रंथ का जो है एक हिंदी अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने और इन्होंने जो अनुवाद किया उस पुस्तक का नाम रखा इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास। आगे देखें, डॉक्टर सर जॉर्ज ब्राह्मण गियर्सन की इस पुस्तक को डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहते हैं। ग्रियर्सन ने सबसे पहले सूर की तुलना में तुलसीदास को बड़ा कवि सिद्ध किया और यहीं से भक्ति काव्य को रीति काव्य से श्रेष्ठ सिद्ध करने की परंपरा चल पड़ी। फिर ग्रियर्सन ने जिन 18 कवियों का विवरण विस्तार से दिया उनमें केशवदास और देव का नाम नहीं है। उनके अनुसार 18 महत्वपूर्ण कवि ये हैं। अब यहाँ पे तीसरा ग्रंथ आ जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो प्रकाशन है वो किशोरी लाल गुप्त ने किया, हिंदी में जो किया था। और ग्रियर्सन जो है वो सबसे पहले ये तर्क दिया कि तुलसीदास और सूरदास से भी बड़े जो कवि हैं वो हैं। यहाँ पे एक खास बात यह है कि ग्रियर्सन के समय से ही विद्वानों के बीच ये बात शुरू हो गई थी कि भक्ति काव्य और रीति काव्य से ज़्यादा महान और श्रेष्ठ है और क्यों है। आगे क्या किया, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 18 कवियों का नाम दिया, एक लिस्ट दी उनकी। और हैरानी की बात यह थी कि इस लिस्ट में उन्होंने केशवदास और देव जैसे बड़े रीतिकालीन कवियों को कोई जगह ही नहीं दी। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि जो काव्य शास्त्र यानी कविता के नियम लिखने की जो परंपरा है उसकी असली शुरुआत केशवदास से होती है, लेकिन उन्होंने अपनी लिस्ट में कहीं पर भी केशवदास और देव जो कि बहुत बड़े रीतिकालीन कवि हैं इन्हें उन्होंने शामिल नहीं किया। इनकी लिस्ट में थे चंद्रबरदाई, जगनिक, सारंगधर, कबीरदास, विद्यापति, ठाकुर, मलिक मोहम्मद जायसी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, नाभादास, बीरबल, तुलसीदास, बिहारी लाल, सरदार, हरीशचंद्र, लल्लूलाल जी, कृष्णानंद व्यास, ये पूरा नाम इनका कृष्णानंद व्यास देव, और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आगे देखें, ग्रियर्सन ने इस बात का उल्लेख किया है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का जो प्रारंभ है वो केशवदास ने किया। वह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी और बिहारी लाल का जिक्र करते हैं तथा देव को भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक घोषित करते हैं। उन्होंने रीति काव्य पर स्वतंत्र अध्ययन भी लिखा। आगे है, इन आरंभिक इतिहास लेखकों का उद्देश्य हिंदी साहित्य का आधिकारिक परिचय प्रस्तुत करना था। वह किसी कालखंड पर अधिक दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाए। रीति काव्य की महत्ता की दृष्टि से यह कार्य मिश्र बंधुओं के काल में प्रारंभ हुआ। अब भले ही उन्होंने अपनी मुख्य लिस्ट में नाम ना दिया हो, लेकिन रीतिकाल के कवियों के रूप में जो है उन्होंने केशवदास, चिंतामणि और बिहारी लाल इन तीनों की चर्चा की है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, देव को भी भारत का सबसे बड़े कवियों के उसमें स्थान दिया। अब आगे है कि जो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में रीति काव्य के लिए एक अलग और स्वतंत्र अध्याय लिखा था, जिसका उन्होंने समय अगर हम देखें तो 1580 से 1692 ईस्वी रखा। ये देखो 1580 से 1692 ईस्वी उन्होंने इसका समय रखा। अगर हम निष्कर्ष देखें इसका तो हम ये कह सकते हैं कि जो शुरुआती हमें लेखक देखने को मिलते हैं जैसे गारसा दतासी या ग्रियर्सन, इनका जो मुख्य काम था ये बस लोगों को कवियों का परिचय देना था। ये क्या करते थे, किसी खास कालखंड जैसे रीति काल हो गया या भक्ति काल हो गया, इनका बहुत गहराई से इन्होंने हमें नहीं बताया। साथ ही रीति काव्य को वास्तव में जो महत्व अगर किसी ने दिया तो वो दिया मिश्र बंधुओं ने। आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। इसके बारे में देखें। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ जो है कुल 4 भागों में प्रकाशित है।
प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग जो था इसका प्रकाशन हुआ 1934 में। पहली बार मिश्र बंधुओं ने रीति काव्य के महत्व को स्थापित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें अगर हम देखें तो रीति काव्य हिंदी आलोचना की चर्चा के केंद्र में आ चुका था। इस दौरान काशी नागरी प्रचारणी की खोज रिपोर्ट प्रकाशित होने लगी थी, जिसमें बड़ी मात्रा में रीति काव्य के ग्रंथों का पता चल चुका था और कई ग्रंथ प्रकाशित हो रहे थे या होने की प्रक्रिया में थे। इसी दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी थी और इस विभाग में बाबू श्याम सुंदर दास अध्यक्ष थे तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लाला भगवान दीन प्राध्यापक थे। लाला भगवान दीन रीति काव्य के प्रशंसक थे। बनारस के पाठ्यक्रम में रीति काव्य को किस तरह से शामिल किया जाए, यह पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब नेक्स्ट ग्रंथ यहाँ पे हमें बताया मिश्र बंधु विनोद, जो लिखा था मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु जो थे वे 3 लेखकों का समूह था, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 इसमें आते हैं। अब यहाँ हमें बताया गया कि ये जो बुक थी इनकी, ये 4 भागों में आई थी, जिसमें कि 3 भाग का प्रकाशन पहले हुआ था और चौथे का बाद में। और ये जो था मिश्र बंधु ही ऐसे थे जिन्होंने पहली बार साहित्य जगत को बताया कि रीति काव्य का असली महत्व क्या है और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ निकाला था, हिंदी साहित्य का इतिहास, तभी से रीति काव्य विद्वानों के बीच जो है चर्चा का बहुत मुख्य विषय बन गया था। और उसी समय काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो अपनी नई रिपोर्ट जारी कर रही थी, उसमें ढेरों नए नीति ग्रंथों और कवियों के बारे में दुनिया को बताया। यानी अब जो था वो रीति काव्य पर विस्तार से बात होनी शुरू हो चुकी थी। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि बनारस में एक यूनिवर्सिटी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें पहली बार जो है हिंदी का एक विभाग बना था और इसमें बाबू श्याम सुंदर दास जो थे वो हेड थे। साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लाला भगवान दीन भी यहाँ पे पढ़ाते थे। और लाला भगवान दीन को जो है रीति काव्य बहुत पसंद था और वह रीति काव्य के सबसे बड़े प्रशंसक थे। उस समय विद्वानों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें रीति काव्य को कैसे और कितना शामिल किया जाए। और उस दौर की शिक्षा नीति जो थी और हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। आगे देखें। इसी बीच मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुई 1910 में। पुस्तक के प्रकाशित होते ही हिंदी संसार में आलोचना प्रत्यालोचना का दौर प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही रीति काल के महत्व का प्रश्न खड़ा हुआ। नवरत्नों की परंपरा पुरानी है। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। उसी परंपरा में हिंदी कवियों में भी 9 रत्न हैं, 9 श्रेष्ठ कवि। इस पुस्तक का संपादन सुधा पत्रिका के संपादक और सर्वप्रथम देव पुरस्कार विजेता श्री दुलारे लाल ने किया। उस समय के चर्चित प्रकाशन गंगा पुस्तक माला से यह प्रकाशित हुई पुस्तक और इसमें 9 कवियों का चयन किया गया। अब क्या हुआ, मिश्र बंधुओं ने एक और पुस्तक लिखी 1910 में। इसका उन्होंने नाम दिया हिंदी नवरत्न। इस किताब के आते ही हिंदी साहित्य की दुनिया में जो है बहुत हलचल मच गई। लोग बहस करने लगे, इस पर चर्चाएं होने लगी और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि हिंदी साहित्य में रीति काल का आखिर कितना महत्व है। और यहीं से जो है कवियों की तुलना और उनकी आलोचना का दौर हमें शुरू होता हुआ दिखाई दे जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि इस पुस्तक को हिंदी नवरत्न क्यों कहा गया। तो क्या हुआ था कि भारत में जो है नवरत्नों की परंपरा अगर हम देखें तो बहुत पुरानी है। जैसे हमें अकबर के दरबार में 9 रत्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह मिश्र बंधुओं ने क्या किया, हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठ 9 कवियों को चुना और उन्हें अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में जो है स्थान दिया। अब आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस किताब का जो संपादन था वो हमें सुधा पत्रिका के यहाँ से देखने को मिलता है और इसके जो संपादक से सुधा पत्रिका के वो थे दुलारे लाल भार्गव जी। इन्होंने हिंदी का पहला देव पुरस्कार जो है जीता था। ये जो किताब थी ये उस समय के मशहूर पब्लिशर गंगा पुस्तकमाला में छपी थी और जिन 9 कवियों को चुना गया था वे हिंदी साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। इस किताब में न सिर्फ कवियों का परिचय दिया गया बल्कि ये भी तय किया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से कवि सबसे ऊंचे पायदान पर होंगे। आगे देखें। मिश्र बंधुओं के अनुसार ये हिंदी के 9 सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। मिश्र बंधुओं ने कवियों के जन्म, मृत्यु, अवस्था, जाति आदि का विवरण दिया।
इनमें 4 कान्यकुब्ज ब्राह्मण, 1 सारस्वत ब्राह्मण, 1 सनातन ब्राह्मण, 1 माथुर ब्राह्मण अर्थात कुल 6 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण भट्ट, 1 जुलाहा और 1 अग्रवाल वैश्य है। श्रेष्ठता के क्रम में पहला स्थान सरयू पारण ब्राह्मण तुलसीदास का है और यहाँ इन्होंने पूरी लिस्ट दी, जिसमें पहले इन्होंने रखा गोस्वामी तुलसीदास को, फिर महात्मा सूरदास, महात्मा केशवदास, महाकवि देवदत्त जो देव के नाम से प्रसिद्ध है, महाकवि बिहारी लाल, महाकवि भूषण, महाकवि मतीराम, महाकवि केशवदास, महाकवि चंद्रबरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने देख लिया कि कौन कौन से 9 कवि इसमें जो है शामिल हैं। आगे देखते हैं। इस तरह 9 के स्थान पर 10 कवियों को इस ग्रंथ में स्थान मिला। तुलसीदास का नाम श्री तुलसीदास जी है तथा गोस्वामी विशेषण लगाया हुआ है। शेष में 2 महात्मा महाकवि हैं। भारतेंदु के नाम से पहले कोई विशेषण लगाया हुआ नहीं है। इस सूची से भारतेंदु के समर्थक कुपित हो गए। सरस्वती और अन्य पत्र पत्रिकाओं में भारतेंदु को अपमानित करने के लिए मिश्र बंधुओं की बड़ी आलोचना की गई। इस तरह हिंदी के मानक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस ग्रंथ के अनुसार तुलसी, कबीर और सूर तो महात्मा है, आदरणीय है, श्रेष्ठ है, परंतु कवि तो देव, बिहारी, केशव आदि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के प्रति यह दृष्टिकोण आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व की हिंदी आलोचना में दिखाई पड़ता है। यह मानसिकता किसी भी रीतिकाल समर्थक की नहीं है कि भक्त कवि रीति कवियों से हीन है, वरन ये तो अतुलनीय है। वरीयता क्रम में चंद्रबरदाई को 8वां स्थान मिला और भारतेंदु को 9वां। रीतिकाल के 5 रत्न हैं, जिसमें से भूषण और मतीराम आधे आधे रत्न हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ का नाम तो रखा इन्होंने हिंदी नवरत्न, तो इस हिसाब से इस ग्रंथ में 9 कवि होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 9 की बजाय 10 कवियों को जो है जगह दी गई। अब मिश्र बंधुओं ने यहाँ शब्दों का बहुत सोच समझ कर प्रयोग किया। जैसे उन्होंने तुलसीदास के नाम के आगे गोस्वामी लगा दिया, जबकि अन्य कवियों को इन्होंने क्या महात्मा और महाकवि की उपाधि दी। वहीं पे अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आगे इन्होंने क्या किया, किसी भी विशेषण को लगाया ही नहीं, जिससे उस समय ये बहुत काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। जब ये लिस्ट बाहर आई तो भारतेंदु जी के जो चाहने वाले थे वो बहुत नाराज़ हुए और उस समय की मशहूर जो पत्र पत्रिकाएँ थी, जैसे सरस्वती पत्रिका हो गई, ऐसी पत्रिकाओं में मिश्र बंधुओं की बहुत आलोचना होने लगी। लोगों को ऐसा लगा कि भारतेंदु जी को उचित सम्मान नहीं दिया गया हिंदी नवरत्न में। लेकिन इस बात पर एक बहुत अच्छा नतीजा ये निकला कि हिंदी साहित्य का जो स्टैंडर्ड तय किया गया उसकी यहाँ से शुरुआत होनी शुरू हो गई कि आखिर किस कवि को किस श्रेणी में रखा जाए। तो ये जो है यहीं से हमें देखने को मिलता है। फिर मिश्र बंधुओं का जो नज़रिया था वो बहुत साफ था। वह जो थे तुलसी, कबीर और सूरदास, इनको महात्मा मानते थे, यानी वह पूजनीय हैं और श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर शुद्ध कवि की बात की जाए तो वह देव, बिहारी और केशव जैसे रीतिकालीन कवियों को असली कवि मानते हैं और आचार्य शुक्ल के आने से पहले हिंदी साहित्य को इसी नज़रिए से जो है देखा जाता था। और अगर हम रैंकिंग की बात करें यहीं पे तो चंद्रबरदाई जी जो है वो 8वें नंबर पर और भारतेंदु जी हमें 9वें नंबर पर इसमें दिखाई देते हैं। रीतिकाल जो है इसमें रीति काव्य के हिस्से में कुल 5 रत्न आए, लेकिन यहाँ भी एक जो है हमें देखने को मिला कि मिश्र बंधु जो है भूषण और मतीराम इनको पूरा रत्न नहीं मानते बल्कि आधा आधा रत्न मानते हैं। आगे देखें, नवरत्नों की गणना में 4था स्थान देव का है, जबकि बिहारी का स्थान 5वां है। अब बहस का मुद्दा ये बन गया कि भक्त कवि तुलसी, सूर और कबीर तो ठीक है, परंतु हिंदी कवियों में देव का स्थान जो है वो बिहारी से पहले कैसे है। यहाँ से देव बनाम बिहारी का झगड़ा प्रारंभ हुआ। हिंदी आलोचना के प्रारंभ में यह बहस बहुत दिलचस्प रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिश्र बंधुओं ने जब अपनी लिस्ट जारी की हिंदी नवरत्न की तो एक बहुत बड़ा विवाद ये भी खड़ा हुआ कि उन्होंने इस लिस्ट में महाकवि देव का जो स्थान दिया वो 4था दे दिया और वहीं बिहारी को जो स्थान दिया वो 5वां दे दिया। फिर क्या हुआ, साहित्य जगत में जो है बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि बिहारी बड़े हैं या देव बड़े हैं। और इसी हिंदी आलोचना के इतिहास ग्रंथ में जो है हमें देव बनाम बिहारी का झगड़ा देखने को मिल गया। आगे देखें, देव के बारे में मिश्र बंधुओं ने लिखा कि देव महाराज देश विदेश घूमे हैं। यह पूर्ण रसिक भी थे, अतः जहाँ गए वहाँ की स्त्रियों को इन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। इन्होंने प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की स्त्री का बहुत बड़ा ही सच्चा वर्णन किया। हालांकि ये महाशय प्रकृति के भी अच्छे निरीक्षक थे। साहित्य की समाजशास्त्रीय आलोचना की दृष्टि से मिश्र बंधुओं ने देव के बारे में लिखा, देव के बराबर अमीरी का
सामान बांधने वाला कोई भी कवि नहीं है। इनके छंदों में हर स्थान पर साज सामान खूब देख पड़ता है। इससे विदित होता है कि यह महाराज अमीरों में रहते थे। अब क्या हुआ, मिश्र बंधुओं ने ये बताया देव के बारे में कि देव जो है ये बहुत ज़्यादा यात्राएं करते थे, देश विदेश इनका आना जाना लगा रहता था, इसीलिए ये स्वभाव के बहुत रसिक व्यक्ति थे। और इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रदेशों और जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य को बहुत बारीकी और सच्चाई के साथ अपनी कविताओं में वर्णित किया। साथ ही साथ ये प्रकृति और इंसानी स्वभाव के भी बहुत अच्छे जानकार थे। मिश्र बंधुओं ने देव की कविता की एक और बहुत बड़ी खासियत बताई कि इनकी अमीरी। वहीं देव की कविताओं और उनके छंदों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ ठाट बाट और साजो सामान बिखरा हो, ऐसा इन्होंने कहा मिश्र बंधुओं ने देव के बारे में। आगे उन्होंने कहा कि इनकी भाषा और वर्णन में एक बहुत खास तरह की हमें चमक और रईसी दिखाई देखने को मिलती है। इसे देखकर जो है बहुत साफ पता लगता है कि देव महाराज का उठना बैठना जो था वो बड़े बड़े राजाओं और अमीरों के बीच था, जिसका असर हमें इनकी लेखनी पर दिखाई देता है, यानी कि इनकी रचनाओं पर हमें इसका असर देखने को मिलता है। आगे है, मिश्र बंधुओं ने कवियों का परिचय देते हुए कई सटीक निरीक्षण किए हैं। उदाहरण के लिए उनके अनुसार बिहारी ने आंखों का वर्णन बहुत अच्छा किया है, या उनकी कविता में कसाईपन भरा पड़ा है। फिर बिहारी ने कुछ ऐसे दोहे लिखे हैं जो थिएटरों में एक्ट करने योग्य हैं। इसी तरह उन्होंने भूषण की इतिहास की समझ की भी तारीफ की है। अब मिश्र बंधु ने क्या किया, कवियों को सिर्फ पढ़ा नहीं था बल्कि उन्हें बहुत बारीकी से देखा और समझा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बिहारी लाल के बारे में कहा कि बिहारी जी की जो आंखें हैं, मतलब उनका जो लेखन शैली है उसमें उन्होंने आंखों का जो हाव भाव है वो इतने शानदार तरीके से वर्णित किया है कि उनके कुछ दोहे ऐसे लगते हैं जैसे हम किसी थिएटर में बैठकर फिल्म या एक्टिंग देख रहे हो। वहीं जब ये भूषण की बात करते हैं तो उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भूषण को बहुत बड़ी गहरी समझ थी इतिहास की, जो उनकी हमें वीर रस की कविताओं में देखने को मिलती है। आगे देखें, देव और बिहारी के इस विवाद के बीच आलोचक इस बिंदु पर सतर्क थे कि उन्होंने रीति काव्य का पक्ष समर्थन करना था। इस काल में संपूर्ण रीति काल पर गंभीर आरोप लग रहे थे। देव और बिहारी पुस्तक में कृष्ण बिहारी मिश्र ने इन तर्कों पर खंडन किया है। आजकल के कविता प्रेमी इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि नायिका भेद और अलंकार शास्त्र के ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन पद्य काव्य को श्रृंगार पूरित होने के कारण अश्लील बताकर वह उनकी निंदा किया करते हैं, जिससे लोगों को स्वभावतः उससे घृणा उत्पन्न होती है और वह उसे पढ़ने की परवाह नहीं करते। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने बल देकर कहा कि रीति काव्य ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और ब्रज भाषा माधुर्य से भरी हुई है। इसमें श्रृंगार रस की मात्रा अधिक है, परंतु यह तो युगीन प्रभाव है। यदि उस मध्य युग में ऐसी कविता भी ना होती तो कविता का दीपक ही बुझ जाता। माना कि आलोचक धुंधला था, पर रोशनी तो बनी रही। हिंदी कविता के इतिहास में निरंतर्य बना रहा। इसका श्रेय तो रीति काव्य को दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब रीति काव्य पर बहुत आरोप लगने लगे थे। लोग ऐसा कहते थे कि कविता सिर्फ श्रृंगार और भोग विलास की है, इसीलिए इसे अश्लील कहकर इसकी बहुत बुराई की जाती थी। लोग रीति काव्य से नफरत भी करने लगे थे। लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी किताब जिसका नाम था देव और बिहारी, इसमें इन आरोपों का जवाब दिया उन्होंने और कहा, रीति काव्य का पक्ष लिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि रीति काव्य जो है वो उसमें हमें ब्रज भाषा की मिठास देखने को मिलती है। जो पूरा रीति काव्य है वो हमें ब्रज भाषा से भरा हुआ दिखाई देता है। अगर उस दौर में रीति काव्य ना लिखा गया होता तो हिंदी कविता का ये जो दीपक है ये बुझ जाता। भले ही वह समय जो था वो बहुत महान नहीं रहा, लेकिन कविता की जो ज्योति थी वो उस समय जलती रही। तो रीति काव्य की वजह से ही आज हमें कविता जो है देखने को मिलती है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी जो है कभी भी नहीं टूटी। रीति काव्य की वजह से ये जो है लगातार चलती रही और इसका सारा जो क्रेडिट है ये हमें रीति काव्य से ही देखने को मिलता है। आगे देखें, फिर इस काल के आलोचकों ने अपने मत के समर्थन में संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वानों को उद्धृत करने की परंपरा आरंभ कर दी। उद्धृत करते समय यह भाव रहता था कि जब भारतीय और पाश्चात्य दोनों विद्वान किसी बात पर सहमत हैं तो हिंदी पाठक को तो उनसे सहमत हो ही जाना चाहिए। अब उस समय के आलोचकों ने अपनी बात को मनवाने के लिए क्या किया, एक नया तरीका निकाला। वो तरीका ये था कि वे संस्कृत के पुराने विद्वानों और अंग्रेजी के जो बड़े लेखक थे उनका उदाहरण देने लगे। उनका ये मानना था कि अगर भारतीय और विदेशी दोनों विद्वान एक ही बात कह रहे होंगे तो हिंदी पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको बिना शक के ये बात
जो है माननी पड़ेगी। इसी तरह वे अपनी बात पर वजन पैदा करते थे ताकि जो हिंदी पाठक हैं वो इन बातों को मानने लगे। आगे द्विवेदी युग में जब हिंदी में देव और बिहारी का विवाद बहुत प्रखर था, हिंदी में ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का विवाद भी प्रारंभ हो गया था। इस विवाद में जो लोग ब्रज भाषा के समर्थक थे वह रीति काव्य के भी समर्थक थे। अब इसी समय क्या हुआ, जब द्विवेदी युग आया तो एक और बहस छिड़ गई कि ब्रज भाषा अच्छी है या खड़ी बोली अच्छी है। ऐसे समय में क्या हुआ, एक तरफ पुराने कवियों की जो मीठी ब्रज भाषा थी वो आ गई और दूसरी तरफ आज की यानी आधुनिक समय की खड़ी बोली आ गई। दिलचस्प बात यहाँ पे ये थी कि जो लोग ब्रज भाषा को पसंद करते थे वही रीति काव्य यानी रीति काल की कविताओं का भी सबसे ज़्यादा जो है समर्थक हमें करते हुए दिखाई दिए। भाषा के स्तर पर रीति काव्य के समर्थकों का प्रमुख तर्क यह था कि ब्रज भाषा माधुर्य गुण से युक्त है, खड़ी बोली का खड़ापन कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रश्न पर भी विवाद होने लगा था कि साहित्य का उद्देश्य और स्वरूप क्या होना चाहिए। यह दोनों प्रश्न छायावाद के प्रारंभ होने और उसके स्थिर होने तक बराबर बने रहे। छायावाद के बाद ब्रज भाषा के समर्थकों की आवाज़ जो है मंद पड़ने लगी। अब क्या हुआ, जो ब्रज भाषा के जो समर्थक थे उनका कहना ये था कि ब्रज भाषा में एक खास तरह की जो मिठास है वो है, उस मिठास से जो कविता जो है वो बहुत ज़रूरी बन जाती है और अच्छी बनती है। जबकि जो खड़ी बोली के थे उन्होंने थोड़ी रूखी और खड़ी खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। ये बहस तब तक चलती रही जब हिंदी साहित्य में छायावाद का दौर नहीं आया और छायावाद के ज़माने के बाद जो है धीरे धीरे खड़ी बोली का दबदबा बढ़ गया और ब्रज भाषा के जो समर्थक थे वो कम होने लगे। जो मेन दबदबा रहा वो आ गया यहाँ पे ब्रज भाषा का। आगे देखें, खड़ी बोली के समर्थक साहित्य के सामाजिक उद्देश्य पर बल दे रहे थे तथा नए नए विषयों पर कविताएं लिखने का आग्रह कर रहे थे। उनका आग्रह था कि कविता नई भाषा, नए बिंबों और नए प्रतीकों में अपनी बात कहे। साहित्य के द्वारा समाज में नैतिकता और सच्चरित्रता पर बल मिलना चाहिए। रीति काव्य इस दृष्टि से पुराणपंथी और पिछड़ा हुआ साहित्य है। प्राचीन काल के कवियों ने ऐसी कविताएं लिख दी तो ठीक है, परंतु अब नए कवियों को उस पुराने दर्जे की कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त इस धारा के जो है प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने न केवल अपने साहित्य दर्शों का समर्थन किया वरन रीति काव्य की कठोर आलोचना भी की। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जब हिंदी में खड़ी बोली का जो दौर शुरू हुआ तब लेखक जो थे वो ये चाहते थे कि कविता ऐसी हो जिससे समाज का भला हो। इसी में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त जैसे हमें महान लेखक देखने को मिलते हैं और इनका मानना ये था कि जब हमें राजा महाराजाओं की तारीफ और पुरानी घिसी पिटी बातें जो है छोड़नी चाहिए। अब हमें समाज में नैतिकता और अच्छे चरित्र को बढ़ावा देने वाले जो विषय है सिर्फ उन पर लिखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, रीति काव्य को बहुत पिछड़ा हुआ बताया और रीति काव्य की आलोचना की, क्योंकि पुराने डर्रे पर ये रीति काव्य चल रहा था। आगे है, रीति काव्य पर की गई इन नकारात्मक टिप्पणियों का रीति काव्य के समर्थक आलोचक ने भरसक प्रत्युत्तर दिया। मिश्र बंधु, लाला भगवान दिन, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, दुलारे लाल भार्गव आदि, इन्होंने रीति काव्य के समर्थक में प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। देव और बिहारी के विवाद के बीच रीति काव्य के समर्थक इस बिंदु पर एकमत थे। अब क्या हुआ कि जब रीति काव्य की बुराई हुई तो जो रीति काव्य के जो समर्थक थे वो सामने आए और उन्होंने अपना जवाब दिया। यहाँ पे हमें रीति काव्य के समर्थकों के नाम दे रखे हैं, जैसे मिश्र बंधु हो गए, लाला भगवान दिन हो गए और पद्म सिंह शर्मा हो गए। इन सभी विद्वानों ने कहा कि रीति काव्य को बेकार कहना है, जो ये गलत है। इन्होंने रीति काव्य के पक्ष लिए और इसके पक्ष में उन्होंने बहुत मजबूत तर्क दिए। उस समय भले ही विद्वानों ने इस बात पर बहस चला दी कि देव बड़े हैं या बिहारी, लेकिन जब रीति काव्य के सम्मान की बात आई तो ये सभी लेखक जो है वो एक साथ खड़े हुए और उन्होंने अपनी पुरानी काव्य परंपरा का जो है बचाव किया। और वो पुरानी काव्य परंपरा जो थी वो थी रीति काव्य, तो इन्होंने रीति काव्य की परंपरा का बचाव किया। उनका मानना था कि कुछ भी हो जाए, श्रृंगार रस ही रसराज है, अतः जो कवि श्रृंगार रस की कविताएं करते हैं वह श्रेष्ठ हैं। समाज सुधार की कविता लिखने वाले शुष्क वक्तव्य देते हैं। दुलारे लाल भार्गव ने देव और बिहारी पुस्तक की भूमिका में लिखा है। जिस भाषा में प्राचीन समय का हिंदी पद्य काव्य लिखा गया है वह धीरे धीरे आजकल के लोगों को दुर्बोध जान पड़ता है। इनको ध्यान में रखते हुए इन आलोचकों ने एक तो
रीति कवियों की ग्रंथावली का संपादन एवं प्रकाशन किया। फिर काव्य की दुर्बोधता को ध्यान में रखते हुए इन ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इन्हीं आलोचकों के प्रयास से आज रीति काव्य को सहजता से पढ़ और समझ सकते हैं। अब इस भाग में हमें यह बताया गया कि जो रीति काल के समर्थक थे उनकी सोच क्या थी। तो रीति काल के समर्थकों का ये मानना था कि जो श्रृंगार रस है वो ही सभी रसों का राजा है और जो कवि श्रृंगार पर कविताएं लिखते हैं वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं तो यहाँ तक भी कहते थे कि समाज सुधार पर लिखी गई जो कविताएं हैं वो सुनने में बहुत नीरस और फीकी सी लगती हैं। वहीं दुलारे लाल भार्गव जी ने जो है एक बात कही कि पुराने समय की जो काव्य भाषा थी वो आज के लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है, थोड़ी दुर्बोध लगती है। इसीलिए विद्वानों ने दो बड़े काम किए। पहला तो उन्होंने ये किया कि रीति कवियों की कविताओं को इकट्ठा करके जो है किताबें छपवा दी। साथ ही साथ उन्होंने उन कठिन कवियों को जो है आसान भाषा में समझाने के लिए टीकाएं लिखी। टीकाएं होती हैं कि जो बुक लिखी, पहले किसी ने रचना लिखी, उस रचना की टीका लिखी गई। टीका का मतलब होता है उस रचना में जो शब्द है उनकी सरल व्याख्या करना। तो अगर हम इन रीति काव्यों को बहुत आसानी से जो हम पढ़ पा रहे हैं वो इसी की वजह से पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, रीति काव्य का संकलन करके उनकी टीकाएं लिखनी शुरू करी। तो इसका जो पूरा श्रेय है ये जाता है रीति काव्य के आलोचक समर्थकों को। आगे देखें। रीति काव्य पर सबसे बड़ा आरोप तो यही लगा कि यह कविता परकीय प्रेम की कविता है। इस कविता के प्रभाव से नौजवानों का चरित्र कलंकित हो रहा है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने उदाहरण देकर सिद्ध किया कि यह आरोप सही नहीं है। देव जी की राय में उत्तम श्रृंगार रस का आधार स्वकीय नायिका है, जो उसी का प्रेम शुद्ध सानुराग प्रेम है। स्वकीय में भी वह मुग्धा में ही आदर्श प्रेम पाते हैं क्योंकि मध्या का प्रेम कलह और प्रोणा का गर्व से कलुषित हो जाता है। यहाँ पे हमें रीति काव्य पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया था वो ये था कि ये जो कविता है रीति काव्य की, इसमें परकीय प्रेम यानी कि जो मर्यादा के बाहर का जो प्रेम है। तो रीति काव्य की परंपरा जो कविता थी वो परकीय प्रेम पर आधारित थी, यानी मर्यादाओं से बाहर का प्रेम जो है वो इसमें दिखाया गया है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो युवा लोग हैं उनके चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन जो कृष्ण बिहारी मिश्र है उन्होंने इस आरोप का जो है विरोध किया, उन्होंने इस आरोप का गलत बताया। उन्होंने महाकवि देव का उदाहरण दिया और बोले कि रीति काव्य में श्रेष्ठ जो है वो प्रेम का आधार स्वकीय नायिका यानी कि अपनी खुद की पत्नी और एक मर्यादित प्रेम ये माना गया है। इन्होंने समझाया कि रीति काव्य में भी हमें मुग्धा नायिका के प्रेम को सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि इसमें कोई छल कपट या अहंकार नहीं होता। और उन्होंने इस तरह से रीति काव्य को चारित्रिक रूप से सिद्ध करने की एक कोशिश यहाँ पर की। इस काल के आलोचकों ने रीतिकालीन काव्य का शास्त्रीय ढंग से अर्थ विश्लेषण किया। किस छंद में कौन सी नायिका है, कौन सा छंद किस भाव के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत छंद में कौन सा अलंकार क्या प्रभाव पैदा कर रहा है, इन सब बातों का विश्लेषण करके उन्होंने रीति काव्य का सटीक अर्थ विश्लेषण किया। हालांकि इस अर्थ विश्लेषण में रीति काव्य के समर्थक का ही भाव प्रमुख रहा। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने रीति काव्य को इसी सहृदय दृष्टि से प्रस्तुत किया। अब यहाँ हमें बताया गया है कि उस समय के विद्वानों ने रीति काव्यों को बहुत गहराई से परखा। उन्होंने केवल कविता नहीं पढ़ी बल्कि ये भी देखा कि कौन सा छंद इस्तेमाल हुआ है, कौन से अलंकार से यहाँ पे जादू लगाया गया है और किस तरह की नायिका का वर्णन किया गया है। उन्होंने रीति काव्य की कमियों को निकालने की बजाय उनकी खूबियों और शास्त्रीय ढंग से दुनिया के सामने उन्होंने रखा। खासतौर पर मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने रीति काव्य को बड़े ही सम्मान और प्रेम के साथ हमें पेश किया है। उनका मकसद ये था कि लोग रीति काव्य को केवल मनोरंजन न समझे बल्कि उसकी कलात्मक गहराई को भी पहचाने। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के यूनिट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।